सब्सक्राइब कीजिए बीएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग DRDO MTS क्या दोस्तों DRDO MTS का जो मैथ का सिलेबस है, इस मैथ का सिलेबस का पहले टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाली बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों आज हम लोग इस पहले टॉपिक में जो है देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों संख्या पद्धति। क्या नाम रहेगा दोस्तों? संख्या पद्धति, जिसको दोस्तों अंग्रेजी में हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नंबर सिस्टम। दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम या जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें जो है एकदम लो लेवल से, यानी हम एकदम निचले स्तर से जो होता है, निचले स्तर से धीरे धीरे मीडियम, फिर उसके बाद हाई स्तर पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर डालेंगे। तो दोस्तों चलिए अगर हम सबसे पहले संख्या पद्धति में बात करें तो हमारे जो संख्या पद्धति का पहला टॉपिक होगा वह होगा दोस्तों दाशमिक प्रणाली। क्या होगा दोस्तों? दाशमिक प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं दोस्तों डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों? डेसिमल सिस्टम। दाशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम, इसको दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं यह जानेंगे। तो दोस्तों अगर हम संख्या पद्धति में जितने भी नंबर को यूज करते हैं यानी प्रयोग करते हैं उसी को हम दाशमिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दाशमिक प्रणाली कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो संख्याएं जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दोस्तों हम इन संख्याओं का जो है प्रयोग जो है दाशमिक प्रणाली में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? दाशमिक प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम में। तो 0 से लेकर 9 तक की जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दाशमिक संख्या पद्धति। इसे दोस्तों जो है हिंदू अरेबिक पद्धति भी कहा जाता है। हिंदू अरेबिक प्रणाली क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदू अरेबिक प्रणाली। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारी जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं कितने प्रकार की हैं और उन संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों एक चीज और इसके पहले हम जान लेते हैं, जैसे अंकों का मान। क्या जानेंगे दोस्तों? अंकों का मान। तो दोस्तों अंक देखिए हम लोग 2 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के पढ़ते हैं अंक? 2 प्रकार के। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? मान लीजिए अंकों के मान हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे एक वास्तविक मान, अंकों के मान में हम पहला वास्तविक मान पढ़ेंगे। उसका जो दूसरा है हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्थानीय मान। अब देखिए दोस्तों वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर दोस्तों बात किया जाए वास्तविक मान का तो वास्तविक मान किसे कहते हैं हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय मान।
जैसे बात किया जाए वास्तविक मान, तो वास्तविक मान वह मान होता है जिसका प्रत्येक स्थान पे वही मान होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक स्थान पे जो मान होता है वही होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 5828 दिया है, यानी 5828 दिया हुआ है, तो इसमें जो है 8 का अगर वास्तविक मान पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों? वास्तविक मान। अगर हम 8 का वास्तविक मान पूछेंगे तो दोनों स्थान पे, यानी जो आपका थर्ड नंबर, यानी लास्ट से लिया जाए तो थर्ड और लास्ट से, यानी इकाई और सैकड़े के स्थान पे जो मान है वह 8 का वास्तविक मान दोनों जगह पे क्या होगा? 8 ही होगा। और वास्तविक मान को हम कहें तो दोस्तों वास्तविक मान को और किन नामों से जाना जाता है? जैसे जातीय मान। क्या होता है दोस्तों? जातीय मान, अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान, शुद्ध मान। इन सभी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान किसे कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। स्थानीय मान, जैसे अगर कोई संख्या दी हुई है, अभी इसके पहले हमने 8528 यानी 5828 था, इसमें 8528 ले लें, तो अगर बात किया जाए इस 5 का स्थानीय मान निकालिए। क्या निकालना है दोस्तों? संख्या में 5 का स्थानीय मान। मान निकालिए। तो दोस्तों हम इसमें जैसे अगर लिया जाए बात 8528 की, तो यह इकाई स्थान पे है, इसलिए हम 8 गुणे 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। 2 की बात किया जाए तो लिखेंगे 2 गुणे 10। क्यों? क्योंकि इकाई के बाद दहाई स्थान पे, इसलिए 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। और जब बात करें 5 की, तो 5 गुणे 100 बराबर 500। तो दोस्तों यह इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे है, इसलिए 5 का जो स्थानीय मान होगा वह कितना होगा? 500 होगा। कितना मान होगा दोस्तों? 500 होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो यह हो गया दोस्तों अंकों का मान। क्या हो गया दोस्तों? अंकों का मान। यानी अंकों के मान में अंकों के 2 मान होते हैं, एक वास्तविक मान, एक स्थानीय मान। वास्तविक मान वह होता है जिसका मान प्रत्येक स्थान पे एक ही होता है, और जो आपका स्थानीय मान होता है उसका मान जो है प्रत्येक स्थान पे बदलता रहता है। उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम बात करते हैं संख्या की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? संख्या की। तो संख्याओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? संख्याओं के प्रकार के। अब संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? जैसे सबसे पहले अगर हम मान लें तो ले लिया जाए परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। अब देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में दोस्तों? P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q का जो मान हो नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q जो है यह पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए दोस्तों? तो पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q जो है पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, जैसे 2/5, 5/8, 4/2, 6/3,
इस प्रकार की संख्याएं आप लोगों की परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं इसकी अगली संख्या कौन सी है। तो अगली जो संख्या है वह है अपरिमेय संख्या। कौन सी दोस्तों? अपरिमेय संख्या। अब हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में न हो और p और q पूर्णांक संख्याएं भी न हो। तो दोस्तों अगर मान लिया जाए अपरिमेय संख्याओं की, जैसे आपकी करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है, ये सभी जो है आप लोगों की अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। अगर कहीं दे दिया गया हो करड़ी में मान लीजिए 16, तो करड़ी में 16 कौन सी संख्या होगी? तो यह जो है परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी दोस्तों? परिमेय संख्या। कैसे होगी? करड़ी में 16 का अगर हम उसका वर्गमूल निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। और 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जो करड़ी में 16 होगी वह हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। एक चीज और दोस्तों आप लोगों को जो है बता दें कि जो पाई होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय। अगर कहीं पे दे दे पाई का मान की बात करें तो 22/7, और 22/7 जो है आप लोगों का क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगी। तो पाई का जो मान है वो 22/7 वो परिमेय संख्या है, और जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब बात करें आप लोगों की दो संख्याओं को हम बता चुके हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बात करें दोस्तों परिमेय संख्या के बाद जो आप लोगों को आती है वो संख्या होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या। दोस्तों तीसरे नंबर की संख्या है। अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं, वह आपकी होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या। जैसे 2/5, 4, 6, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सभी जो संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। तो दोस्तों अब हम बात करें तो हमारी जो अगली संख्या होगी उसको हम लोग देखेंगे, तो वह कौन सी संख्या होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 नंबर की संख्याओं को हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें चौथे नंबर की, तो जो चौथे नंबर की संख्या होगी वह होगी हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या होगी दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। जैसे मान ले तो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप लोगों की अनंत तक, इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हम एकदम क्रम से आप लोगों को संख्याओं को बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आशा करता हूं कि आप लोगों को संख्या एकदम पूरी विस्तृत तरीके से समझ में आ जाएगी। अब बात करें हम 5वें नंबर की संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोगों का जो संख्या आता है वह होता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दें, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दें तो हमारा जो मान होता है वह पूर्ण संख्या का प्राप्त हो जाता है। कौन सी संख्या का प्राप्त हो जाता है दोस्तों? पूर्ण संख्या का प्राप्त हो जाता है। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को मिला के जो संख्या प्राप्त होती है वह हमारी होती है पूर्ण संख्या। तो दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं अगले संख्या पे। तो अगली संख्या हमारी क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब पूर्ण संख्या के बाद हमारी अगली संख्या कौन सी आती है?
तो अब हम बात करें तो हमारे 5वें नंबर की जो संख्या है वह आएगी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? पूर्णांक संख्या। अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो -2, -3, माइनस ऐसे करके संख्याएं जो है मिली हो, शून्य हो, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अर्थात धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या का मान होता है वह हमारी आती है पूर्णांक संख्याएं। क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं। अब बात करें पूर्णांक संख्याओं के बाद कौन कौन सी संख्या आती है, तो पूर्णांक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं और उन 2 प्रकार जैसे मान लीजिए आप लोगों का सीधे सीधे हम यहीं पे बता दें तो एक आप लोगों का ऋण पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों की अगली संख्या होगी वह हो जाएगी धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में अभी अभी हमने बताया कि आप लोगों का जो है -2, -1, 0 ये सभी जो है आप लोगों का ऋण पूर्णांक आएंगी। और धन पूर्णांक की बात करें तो इसमें आप लोगों का 1, 2, 3 ऐसे करके जो संख्याएं आएंगी वह आपकी धन पूर्णांक कहलाएंगी। अब बात करें दोस्तों अगली संख्या की, तो आप लोग अगली संख्या देखेंगे। पूर्णांक संख्याओं के बाद जो हमारी अगली संख्या आएगी वह होगी आप लोगों की सम संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? सम संख्या। अब हम बात करें सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे दोस्तों तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आप लोगों का इनफाइनाइट यानी अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वह आपकी सम संख्या होती है। और सम संख्याओं के अंतर्गत भी 2 संख्याएं होती हैं, वह हम आप लोगों को बता दें। तो सम संख्याओं के अंतर्गत अगर हम 2 पार्ट में बांटे तो एक आपका होता है धन सम संख्या और दूसरी बात करें तो ऋण सम संख्या। क्या होता है दोस्तों? धन सम संख्या और ऋण सम संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए धन सम संख्या में जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी आप लोगों का जो है धन सम संख्या के अंतर्गत आता है। और ऋण सम संख्या की बात करें तो -2, -4, -6, -8 ऐसे करके आप लोगों का इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वह ऋण सम संख्या कहलाती है। तो दोस्तों अब हम बात करें अगले संख्या की, तो हमारी अगली संख्या जो है वह है आप लोगों की विषम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों? विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं। तो जैसे आप लोगों की जो संख्या हो जाएगी 3, 5, 7, 11 ये सभी जो संख्याएं हैं आप लोगों की विषम संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों अब विषम संख्या भी 2 प्रकार की होती है, विषम सम संख्या, विषम धन संख्या और विषम ऋण संख्या। क्या होती है दोस्तों? विषम सम संख्या और विषम ऋण संख्या। तो विषम धन सम जो विषम धन संख्या होती है उसकी बात करें तो 3, 5, 7 ऐसे आप लोगों का संख्याएं जो आएंगी आप लोगों की विषम धन संख्या होगी। और विषम ऋण संख्या की बात करें तो 3, 5, 7, 11 ये सभी जो संख्याएं हैं आप लोगों की विषम ऋण संख्या के अंतर्गत संख्याएं आती हैं। अब दोस्तों अगर हम अगले संख्या की बात करें तो हमारी जो अगली संख्या आती है वह आती है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? भाज्य संख्याएं। तो अब हम जानेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं।
अब भाज्य संख्याओं के अंतर्गत वे सभी, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो स्वयं, मतलब एक स्वयं और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटे, वे सभी क्या कहलाती हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए आप लोगों की कोई संख्या 4 है, क्या है दोस्तों, 4। अब हम बात करें 4 की, तो भाज्य संख्या कैसे है, जैसे यह 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, जो एक और स्वयं से और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे इसके लिए उदाहरण में ले लें तो अभी आप लोगों का 6 है, 8 है, 10 है, ये सभी जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें हम अभाज्य संख्याओं की, किसकी दोस्तों, अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो। जैसे उदाहरण के रूप में आप 3 को ले लीजिए, किसको ले लें दोस्तों, 3 को। तो देखिए 3 को अगर लेंगे तो यह 1 से विभाजित होगी और 3 से होगी, और किसी भी संख्या से जो विभाजित नहीं होगी, इसलिए जो है यह अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत। इसके उदाहरण के रूप में अगर लिया जाए तो फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये सभी जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी यह 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, उसके अलावा अन्य किसी भी संख्याओं से नहीं कटेंगी। ये जो संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं होंगी। और दोस्तों ये संख्या इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अनंत तक चेक करेंगे, जो संख्या नहीं डिवाइड होगी वही जो है आप लोगों की अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद करें बात तो दोस्तों एक सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या कौन सी दोस्तों, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से जो है वह डिवाइड न हो, यानी भाग न जाए। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों की कोई संख्या है 7 और 3, क्या है दोस्तों, 7 और 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, जो उभयनिष्ठ गुणनफल हो वह आप लोगों का 1 होना चाहिए। यानी उभयनिष्ठ जो होना चाहिए, उसमें जो संख्या हो वह संख्या क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी इसमें जो है 1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनफल न हो। तो जैसे अगर उदाहरण के रूप में ले लिया जाए तो 4 और 5 भी जो है ये जो एक सह अभाज्य संख्या है, यानी 1 के अलावा इसका जो है कोई गुणनफल नहीं है। अगर बात करें और संख्याओं की तो आप लोगों की अगर संख्या ले लिया जाए जैसे 11, 15, क्या ले लेंगे दोस्तों, 11, 15, 11, 15, 15, 17, ये सभी जो संख्याएं हैं सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो आशा करता हूं कि सह अभाज्य संख्या भी आप लोग समझ गए होंगे। एक संख्या जो अंतिम और लास्ट संख्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि वह कौन सी संख्या है। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो क्रम से आती हों। कैसे आती हों दोस्तों, क्रम से आती हो, यानी सीरियल वाइज आती हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी जो संख्याएं क्रम से आती हैं वो आप लोगों की क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब क्रमागत संख्याओं को भी हम लोग चाहें तो 2 पार्ट में कर सकते हैं, जैसे क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो दोस्तों क्रमागत सम संख्या के अंतर्गत आप लोग ले लें तो 2, 4, 6, 8, 10
ये सभी जो संख्याएं क्रमागत सम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। और विषम संख्याओं की बात किया जाए 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी जो है आप लोगों की क्रमागत विषम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, वीडियो समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद आप लोग हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे जो आगे मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों की उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।